अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में मैं हूं आपकी होस्ट किरण रुबाब खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीडीएम के कल वाले होने वाले इजलास की। पीडीएम के इजलास में बहुत बड़े फैसले किए गए। अब ना आर होगा ना पार, अब इंतज़ार होगा मियां साहब का। पीडीएम के एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गई है। जहां 10 जमातें एक तरफ, वहीं पीपल्स पार्टी का बयानिया कुछ और है। हुकूमत को माइनस करने वाली जमातें क्या खुद माइनस होने जा रही हैं? अपोजिशन जमातों में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। क्या पीपल्स पार्टी के बगैर बाकी जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी? आज के प्रोग्राम में कल के होने वाले इजलास की बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान कैटल फीड एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ जफर साहब ने। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, वेलकम। सबसे पहले अपने सवाल की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कल के इवेंट के बारे में वो क्या कहेंगे। सर, दो बड़ी जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी, अगर इनमें रंजिशें बरकरार रहीं तो क्या आप समझते हैं कि फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, यहाँ पे जो बात इस वक्त पीडीएम की अगर मैं करूँ तो पीडीएम का तो जो जितना भी लाया अमल था वो तकरीबन अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना साहब ने पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो गए और मरीम नवाज़ साहिबा उनको मनाती रह गई हैं। तो इस सारे मुहर्रिकात से ये चीज़ सामने आती है कि अब पीडीएम सिर्फ वेंटिलेटर पे है और अगर जरदारी साहब उसको कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे तो ये तहरीक चलेगी, वरना मैं नहीं समझता हूँ कि ये तहरीक आगे चल पड़ेगी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बल्कि पहले भी जो पीडीएम और गवर्नमेंट के जो इंटरनल तौर पे ये जो मामला चल रहे थे, ये सिर्फ एक दूसरे को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। बाकी ना ही पीडीएम वाले अवाम के साथ मुखलिस थे और ना ही गवर्नमेंट वाले। ये सब की मिली जुली कहानी है जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मुझ जैसे शरीफ लोग, आप जैसे शरीफ लोग इन लोगों से बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। अच्छा साहब, जरदारी साहब का यू टर्न समझ से बालातर है। आप क्या समझते हैं कि ये यू टर्न ही रहेगा या अगेन सब पार्टियां बैठेंगी और सर जोड़ेंगी और दोबारा ये सोचा जाएगा कि लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाए? देखें किरण, ऑलमोस्ट 3 साल होने को ये असम्बलियाँ बने हुए, आगे टाइम ही कितना रह चुका है, 2 साल का कुल वक्त है। तो 1 साल तो इनका इसी तरह गुजर जाएगा एक दूसरे के पीछे चीका तानी करते हुए। और जो आखिरी साल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आखिरी साल में अगर ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकेंगे और या देने की कोशिश करेंगे हुकूमत को कोई इस तरह का टफ टाइम, तो वो इनके लिए जो आगे आने वाले इलेक्शन है 2023 के अंदर, वो इनके लिए एक बहुत ही सख्त मुकाबला होगा। वो हुकूमत के हक में जाएगी तहरीक। अगर पीडीएम ने कुछ करना होता या करना होगा तो वो जुलाई 2021 से पहले अगर ये कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना इसके बाद तो जो भी ये एक्शन होगा वो हुकूमत के हक में जाएगा। अगले इलेक्शन में अवाम इनको मुस्तरद कर देगी। बताओ। अच्छा साहब, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बताएं कि कल के इजलास में जरदारी साहब ने जहाँ ये मुतालबा किया कि नवाज शरीफ प्लीज़ सर आप वापस आ जाए, वहीं जरदारी ने यह भी कहा कि असम्बली को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसा फैसला ना किया जाए जिनसे हमारी राहें जुदा हों और फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को हो। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, एक तरफ वो ये बात करें कि हम लॉन्ग मार्च जो है उसको मुलतवी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो फ़ायदा किसको होगा? इस वक्त अगर आप बात देखी जाए जरदारी साहब की, तो मैं अगर तहरीक से हट के बात करूं तो जरदारी साहब का जो मुतालबा नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का ये किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में सब चीज़ को देखें तो ना ही पीडीएम का कोई ऐसा प्रोग्राम था लॉन्ग मार्च करने का और ना ही इनका इत्तेहाद ज़्यादा देर चल सकता था। देखें, जहाँ पे आपने कोई तहरीक चलानी हो, हुकूमत से कोई बात मनवानी हो या अवाम के एजेंडे की बात करनी हो, तो वहाँ पे ऐसी शराइत ऐसे एजेंडे की तो बात है ही नहीं ना। बात सियासत से शुरू होकर सियासत पर ही खत्म हो रही है। अभी तो लड़ाई तो कुर्सी की हो रही है, अवाम तो अभी आ ही नहीं रही ना दरमियान में। देखें, बात तो मैं वही कर रहा हूँ कि इन्होंने जो इशू उठाया था महंगाई को लेकर या दूसरी चीज़ों को निकल कर, अवाम के एजेंडे की तो बात ही नहीं रही। अब तो अपनी कुर्सी बचाओ है या अपनी सियासत के लिए ये कर रहे हैं। तो जब सियासत ही बचानी है तो मुझे नहीं लगता कि इनका दोबारा इत्तेहाद होगा या फिर जरदारी साहब इनके साथ मुखलिस होंगे या ये आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कोशिश थी। और जो जरदारी साहब का ये जो मुतालबा इस मौके पे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और इस्तीफ़े देंगे, अगर ये अवाम के साथ मुखलिस होते या इस तहरीक के साथ मुखलिस होते तो इनको चाहिए था पहले ये असम्बलियाँ छोड़ते, असम्बलियों से इस्तीफ़े देते, हुकूमत को एक टफ टाइम मिलता तो अवाम के हकूक़ की बात करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के, ये लोग अवाम के साथ मुखलिस हैं। जरदारी साहब की माशाल्लाह सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, वो उनको जो कुछ आ रहा है वो क्यों उस गवर्नमेंट से पीछे हटेंगे। तो जब तक वो इक़्तिदार के अंदर हैं, इक़्तिदार के मज़े लेंगे, कभी भी वो आपके हक़ में बात नहीं करेंगे या तहरीक के हक़ में। अच्छा सर, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये कि कल के इजलास के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान, आपने देखा जब इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई तो मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए और मरियम बीबी ने उनको बुलाया भी कि सर एक सवाल ले लें, यहाँ आकर बात करें। अब इनके दरमियान जरदारी का तो एक सीन एक हो गया करेक्टर, दूसरा मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पर अब बैठना नहीं चाह रहे। अगर यही सिस्टम रहा तो मुझे लगता है कि जो PDM है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी PTI की MNA हैं सीमी बुखारी, उनसे जानेंगे कि वो कल के इजलास के बारे में क्या कहती हैं। स्टे विद अस। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। वेलकम बैक जी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीमी बुखारी साहिबा ने, उनसे भी बात करेंगे कि कल जिस तरह का इजलास हुआ। मिस, इस वक्त अपोजिशन जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है, जबकि आपके वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कल कि अपोजिशन से पार्लिमानी इस्लाहात का कहा है। एक तरफ PDM जो है वो खिलाफ बातें करती है PDM के, दूसरी तरफ आपके वजीर का ये बयान। क्या हम ये समझें कि PTI और PDM में कोई मुफाहमत होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब से हम इक़्तिदार में आई है हमारी पार्टी, हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे एजेंडा ये था कि मुल्क में इस्लाहात लेके आएँ, जिन पे जुडिशियल हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, हर तरह की रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका था, सारे इदारे तबाह करके लोग जा चुके थे। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ कवानीन में हमारी साथ दें, लेकिन उन्होंने, आपने देखा होगा कि असेंबली के हर इजलास में इन्होंने मुखालफत की, हर चीज़ पे एतराज़ किया, क्योंकि इन लोगों को अपने सवाए अपने मकासद हैं, उनके जो ज़ाती अपनी करप्शन के जो कर्ज के गए हैं ये लोग, उनको बचाने के अलावा कोई रास्ता और सुझाई नहीं देता। बस ये है कि वो बच जाएं और उनको जेलों में जाने से भी उनको बचना था। तो इसलिए इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हमने अब इनको, जब इन्होंने रोड्स पे आने का, इन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, हमने कहा आप जो चाहें करें, आपका जमहूरी हक है, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है। और एक अपने तौर तरीके होते हैं अपोजिशन करने के भी, आप तरीके से अपने करें जो भी आप करना चाहें, अगर आपको नहीं पॉलिसी हमारी पसंद आ रही। लेकिन इन्होंने जो हर बात में इख्तिलाफ किया और बड़ी गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए। हमने, अब जब इन्होंने कुछ सूझा नहीं तो लॉन्ग मार्च करने चले थे, इस्तीफे दे रहे थे, लेकिन आपस में ही इनको एक पेज पे ही नहीं ये लोग आ रहे। इन्होंने जो इस तरह से अच्छा मिस, एक बात यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने भी आपके सारे जितने भी इजलास थे, हर चीज़ को हमने कवर किया, आप लोगों का वहाँ पर ये मंशूर था कि हम लोग अवाम की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे। लेकिन जब आप लोग हुकूमत में आए हैं, आप इस चीज़ पर क्या नहीं समझती कि सियासत से बात शुरू होती है और सियासत पर ख़त्म होती है, एक दूसरे पर वार किए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं की जा रही, अवाम के मसाइल, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसकी बात नहीं की जा रही। तो मिस, अगर PTI भी इसी मंशूर पे निकल पड़ेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, तो फिर हम किस पर देखेंगे? कल को हम लोग क्या समझेंगे कि हम किसको वोट दें, किसको हम समझें कि वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर करेगा? देखिए, बहुत ही गलत बात आपने की। हम जब से आए हैं इस्लाहात पे इख्तिलाफ किए जा रहे हैं। हमने सेहत के लिए पूरे KP में सेहत सहूलत कार्ड जारी कर दिया, हमको पंजाब में, पूरे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में। इसके अलावा हमने एहसास प्रोग्राम है और उसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स इस तरह के चल रहे हैं। बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तालीमी इस्लाहात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा महंगाई का जो है, जो जिन वो क्यों काबू नहीं आ रहा,
क्योंकि इन लोगों की वो उस मेहरबानी से जो खजाना ये छोड़ गए थे और जिस तरह के कर्जे हम पे चढ़ा गए थे, हम हर महीने IMF के पास मजबूरन जाना पड़ा। हर महीने के वो जो है ना कर्जे चुका रहे हैं, अरबों रुपए के सूद के साथ उतार रहे हैं, जिस वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर इन्होंने मजबूरी तौर पे इन्होंने स्टेबल रखा हुआ था, एक जो है मार्केट में फेंके हुए थे अरबों डॉलर, और उसके स्टेबल था। अब जैसे हमारी असली हालत में जब डॉलर आया तो ज़ाहिर है जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन अब देखिए कुछ चंद दिनों से, कुछ महीनों से अब हमारा स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होने जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। लेकिन मिस बात फिर वही बात है, आप कह रही हैं कि अवाम की बात की जा रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर अभी भी ये बात नहीं की जा रही। अभी भी पीडीएम और पीडीएम की ही बात की जा रही है, अभी भी सियासत पर ही बात की जा रही है। पीडीएम की आप ही कह रही हैं, वो वही हर वक्त आप लोग मीडिया पे उनको दिखा रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं उनकी अब कोई दाल नहीं गल रही, वो जो इतना गंद करके गए हुए हैं, 30 साल का गंद है, और 2.5 साल में आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट खजाना जो खाली कर गए थे, माशाल्लाह खजाना अब दोबारा से भरने लगा है। हम लोगों ने टैक्स लगाने शुरू किए, जो महंगाई के दैनिक जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देता था, FBR ने टैक्स कलेक्शन शुरू की है। हमने बहुत सारे बाहर के से हमारे डिजिटल रोशन बैंक अकाउंट्स में लोग बाहर से हमारे पास वो भेजना शुरू किया, रेमिटेंसेज आ रही हैं। बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री हमारी इंडस्ट्रीज चल पड़ी है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैसलाबाद की कि 2016 से जो बंद पड़ी थी वो चल पड़ी है। बिजली हमारी जो है सस्ती पुरने जा रहे हैं, डैम्स बनाने जा रहे हैं, हम बहुत से काम करने जा रही है। देखिए तो सही 2.5 साल में अपने जो काम शुरू किए हैं वक्त लगता है। देखिए 30 साल में जो मुल्क का हालत कर गया, आप तो ये घर को तबाह को करके चला गया, ऊपर से कर्जों पे के बोझ पे। अरशद साहब हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। मिस, जहाँ तक आपने बात की है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और इसने हेल्थ कार्ड्स और डिफरेंट जैसे एहसास प्रोग्राम और ये चीज़, मैं समझता हूँ कि कौमें इस चीज़ से तरक्की नहीं करती हैं कि हम लोगों को लंगर खानों पे लगा दें, उसके बजाय अगर हम कारखानों को डेवलप करें तो मेरा ख्याल है तरक्की उससे ज़्यादा बेहतर होगी। और जहाँ तक बात आपने की है कि इंडस्ट्री चल पड़ी है, इंडस्ट्री चल पड़ी ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ हमने इससे पहले जो खान साहब की एक पॉलिसी कि हम लोगों ने इम्पोर्ट को डिस्करेज करके एक्सपोर्ट को इनकरेज किया है, क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड एंड इंपोर्ट डिपेंडेंट है, कि जब तक हमारे रॉ मटेरियल सारे बाहर से इंपोर्ट नहीं होते तब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती, हमारी फिनिश्ड गुड्स नहीं आ सकती। और दूसरी बात आपने टैक्सेस के हवाले से बात की है कि आपने टैक्स लगा देना हर चीज़ के ऊपर, ये कोई हल नहीं है। हुकूमत बनती है अवाम को सब्सिडाइज करने के लिए, चीज़ें सब्सिडाइज करके दे, अवाम को रिलीफ देने के लिए बनती है, ना कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएं। अभी अगर आप देखें सिर्फ बिजली की कीमतों को देखें तो पिछले 3 महीनों में 5 दफ़ा आप सिर्फ बिजली के रेट्स को बढ़ा चुके हैं, तो किस तरह इंडस्ट्री आगे चलेगी? आपकी कोई प्रैक्टिकल नहीं नज़र आ रही ये चीज़ें, ये सिर्फ आपके पेपर वर्क की बात। जी मैं आपको सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, आपको क्यों नहीं सुनूंगा, लेकिन मेरी बात को ज़रा मुकम्मल होने दें ज़रा। का सवाल बहुत लंबा हो गया है। देखें जी, बिजली के ये मंसूबे जो करके गए हैं, ये भी शायद आपको नहीं मालूम, आप अपनी इजाफा करें नॉलेज में कि ये बिजली के मंसूबे पिछली हुकूमत जो करके गई है, कितने सालों के जो बिजली 7 रुपए में मिलती थी, 15 रुपए के किक बैक ली थी इन्होंने, वो हमें मजबूरन अभी हम चाहे बिजली लें या ना लें, गैस लें या ना लें, हमें वो बिल पे करने पड़ रहे हैं, और वो बिजली इसलिए महंगी हो रही है। अब देखिए ना, सस्ते जो काम से पानी से बिजली बनती है, इन्होंने वो नहीं बनाई, इन्होंने महंगी बिजली बनाई, और महंगे कमीशन लेने के लिए इसलिए ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, जितने इन्होंने किक बैक्स लिए, जितने इस खजाने को नुकसान पहुंचाए। हमारी एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज रेट पे गैस और बिजली दे रहे हैं, इंपोर्ट्स को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट हमारी बहुत जो है वो इंपोर्ट हमें लेनी पड़ रही थी क्योंकि हमारे पास कोई सी ग्रोथ ही नहीं थी हमारे मुल्क में, लेकिन आप देखिए एग्रीकल्चर। अच्छा मिस समी ये बता दें, बात सुन लें, हमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, बहुत सारे मुल्कों से इस वक्त हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हमारे पास बहुत एक्सपोर्ट इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा मौका देते हैं। 2.5 साल में आप लोग ऐसे हो गए हैं कि बस 30 सालों में आप कोई बोले नहीं, अब 2.5 साल में हमारे ऊपर नहीं। मैं सॉरी, मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, आपकी बात कट रही है। देखिए ऐसी एक्सपोर्ट्स का क्या फ़ायदा है? एक तरफ हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि एग्रीकल्चर मुल्क है, जैसे कि आपने जिक्र किया, काटन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अपनी जो हमारी काटन इंडस्ट्री थी, जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स थी, ये चीनी पैदा करने वाला मुल्क था, चीनी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये गंदम किसी दौर में एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, आज हम गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों में और जो वर्बल चीज़ें, उनमें बड़ा फ़र्क है इस वक्त। तो काइंडली
ये जो आप कॉटन की जगह इन्होंने सारी शुगर माफिया बैठा था ना, उन्होंने शुगर लगा के इसकी सारी लगा दी थी फसलें, कॉटन को कम से कम कर दिया, इसलिए हमें कॉटन है। अब हम सारे कॉटन दोबारा हम रिवाइव करें, कॉटन में तो हमारी पूरी दुनिया में माना जाता है हमारा कॉटन, इन्होंने उसकी जगह शुगर केन लगा दी थी सारी, इन्होंने मिले थी ये सारी नवाज शरीफ और जरदारी की शुगर मिले तो सबसे ज्यादा है इस वक्त, आपको शायद मालूम नहीं है ये। मैडम अब चीनी भी तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी का हाल मुल्क के अंदर क्या है? चले हम कॉटन को छोड़ देते हैं, शुगर केन पे आ जाते हैं। शुगर की इस वक्त देखें तो शुगर भी तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। चले हमने ये बात आपकी मान ली कि जी कॉटन के ऊपर इनकी मुनाफली थी, जी कॉटन को छोड़ के उन्होंने शुगर केन लगवाया, लेकिन फिर उसके बावजूद हमें चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी उन्होंने देखे ना बाहर एक्सपोर्ट कर दी, स्मगल कर दी, ये सब लोग ये सारे माफियाज ने, उसको हम अब कंट्रोल कर रहे हैं। सारे जो है ना माफियाज जो थे इन्होंने हमें बहुत बहुत परेशान किया, सारे एक्सपोर्ट कर दी इन्होंने चीज, जिसको हमें इंपोर्ट करके महंगी बेचनी पड़ी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात सही होने लगे हैं हम सब पे का। अच्छा जी, चले हम उम्मीद करते हैं मिस सिमी, हम उम्मीद करते हैं कि हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएं। मिस सिमी एक आखिरी सवाल हमें बता दें। और बस मजीद है जिस मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए हल होने लगी है, महंगाई इस वक्त कदरे कंट्रोल में आ चुकी है। चले जी, हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई भी कंट्रोल में आ जाए, आवाम के मसाइल भी हल हो जाएं। अभी मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है, जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल, लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान, ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में पीडीएम के सिलसिले में बात हो रही थी, लेकिन ट्रैक से हम कहीं और चले गए। तो हमें अभी भी हमारे साथ मिस सिमी बुखारी मौजूद है और उनसे सवाल करूंगी। मिस सिमी, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि पीडीएम का जो कल फैसला हुआ, आप समझती हैं कि इस फैसले के बाद वो दोबारा प्लेटफॉर्म पर आएंगे या नहीं आएंगे? लास्ट पे ये ज़रा मुझे कमेंट दे दें। जी मुझे तो यही नजर आ रहा है कि अब वो दोबारा एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन सब लोगों के अपने अपने मफादात हैं। वो एक साहब जो नवाज शरीफ हैं वो बाहर जाके बैठ गए, वो वापस आना नहीं चाहते क्योंकि उन पे इतने मुकदमात हैं कि जैसे ही वो आएंगे उनको जेल जाना पड़ेगा, तो वो वापस ही नहीं आएंगे। और आसिफ जरदारी साहब ने ये शर्त रख दी है कि जब तक आप वापस ना आए तो हम आपके अकेले कैसे आप आके लीड करें हमारी मार्च को, इस्तीफों में आप हमारा साथ दें। लेकिन दोनों वो इस्तीफों में नहीं देना चाह रहे जरदारी साहब, क्योंकि सिंध में उनके अगर इस्तीफे देते हैं मेन हुकूमत उनकी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो उनको। अच्छा, आपकी डिमांड है कि इस्तीफे आने चाहिए? तो मुझे लग रहा है कि अब इनकी जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। और मौलाना साहब तो वैसे ही बाहर हैं और इन लोगों के पास स्टेट पावर भी नहीं है। वो मौलाना साहब के मदरसों के तलबा को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब आप इस्तीफे नहीं दे रहे तो मैं आपका क्यों साथ दूं, क्योंकि वो तो खुद भी बाहर है, वो इस वक्त किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो वो कहते होंगे मैं क्यों इन लोगों का साथ दूं, जो लोग अगर ये इस्तीफे देंगे तो फिर मैं इनका साथ दूंगा। तो इनको आपस में फूट पड़ चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा एक होंगे ये, और इनको इसी तरह अलग अलग ही चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मिस सिमी बुखारी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अभी हमारे साथ मिस सिमी बुखारी साहिबा मौजूद थी और आपने उनकी बात सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह वो बता रही थी कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और हम दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों। और पीडीएम की दोबारा बात करेंगे कल। अर्शद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कल इजलास हुआ और क्योंकि इजलास में बहुत सारी बातें हुई, तो मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगी कि कल इजलास में जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने ही नहीं आए, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वहाँ पर आई, उन्होंने कहा कि 1986 और 2007 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब वतन आई, हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज़ किया, हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबाबंदी करना होगी। एस्टेब्लिशमेंट की बात की करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे इनसे कोई डर नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कोई डर नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं नवाज शरीफ साहब, वो वापस आएँ और वो आकर यहाँ पर बैठे। हम लोग जेलों में भी जाएंगे, हम इनके साथ स्टैंड भी करेंगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। जबकि मरियम बीबी का कल बयान था, वो कह रही थी कि मैं ही सब कुछ करूँगी, मैं ही अब नून लीग को देख रही हूँ, मैं ही उसकी लीडर हूँ। और सेकंड, आपने जो बात कर रही है और मुझसे बात कर रही है, और सबसे बड़ा उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद को कातलों के हाथ में नहीं दूंगी।
सर मुझे ये बात की समझ नहीं आई, ज़रा ये इस बात पर रोशनी डाल दें। देखें किरण, जहाँ तक बात आपने की जरदारी साहब की, कि जरदारी साहब ने जिस तरह बात की है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, मैंने पहले भी ये चीज़ बात कही है कि अगर बात की हकीकत को देखा जाए तो जरदारी साहब ने ये 100% डिमांड दुरुस्त की है। जहाँ तक बात अवाम की राइट्स की बात है, अगर ये लोग अवाम के एजेंडे पे बात करते और इसको ले कर निकलते तो जो कल हालत पीडीएम की हुई थी शायद ये ना होती, नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन चूँकि ये सब अपनी कुर्सी और जो सियासत है, सियासत बचाओ की मुहिम पे सब चले हुए, मैं हुकूमत और जो अपोजिशन है, ये सब एक क्या कहते हैं प्लेट के वो मोती हैं, तो ये सब एक दूसरे को ज़िंदा रखने की तहरीकें वो चला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जो जरदारी साहब का ये क्लेम था कि आप आए बाहर से और हम सब इकट्ठे जेलों में जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट से मैं नहीं डरता हूँ, मेरा ख्याल है कि ये जरदारी साहब की जो गेम थी या पीडीएम की गेम थी वो सिर्फ सेनेट इलेक्शन तक थी, जो कि उन्होंने जो हासिल करना था वो कर लिया और जो नहीं कर सके उस पर पछतावा अब करना मेरा ख्याल है बुरी बात है। और हमें भी और हुकूमत को भी चाहिए कि अब ये पीडीएम के जो है एक दिमाग से वो अपने दिमाग से ये पीडीएम को निकालें और अवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बराह रास्त हम लोग तवज्जो दें। अच्छा साहब, एक चीज़ और मुझे बताएं, पीडीएम का जो कल फैसला हुआ इजलास में, बहुत अहम फैसला था और बड़ी डिमांड की गई जरदारी साहब की तरफ से, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। मुतालबे के बाद क्या आप समझते हैं कि इस फैसले से हुकूमत को कोई फ़ायदा हो सकता है? देखें, हुकूमत को बराह रास्त पीडीएम से के बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जो कल फैसला हुआ है। हुकूमत के अंदर जो एक खौफ व हरास फैला हुआ था या सेनेट इलेक्शन से पहले और जैसे जैसे स्टेप वाइज चीज़ें चल रही थी, हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, जिसके इस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले भी किए जो नहीं करने चाहिए थे, जो कोविड के रिलेटेड हैं। मैं उन पर अभी डिस्कस नहीं करूँगा चूँकि ये वो मौका नहीं है मैं उन पर डिस्कस करूँ। तो हुकूमत इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। जो डिस्कस हम कर लेते हैं कि जो पीडीएम की तरफ से ये फैसला किया गया कि 26 मार्च को हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, तो हम लोग समझे कि ये अभी जो लॉकडाउन लगाया गया ये उसी का डर खौफ था, उस वजह से ये लॉकडाउन लगाया गया। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो कोरोना वायरस है और जो गवर्नमेंट है आपस में तादी हैं, जब चाहे कोविड को बुला नहीं एग्जिस्ट करता है। देखें किरण, एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में, इस चीज़ को मानता हूँ। आपने अगर लॉकडाउन लगाना है तो ये हल नहीं है कि 75% आपकी पब्लिक रोड्स के ऊपर है, 6 बजे से पहले आपके बाजार भरे हुए और 6 बजे के बाद आप कारोबार बंद कर दें, कोरोना 6 बजे के बाद फैलेगा। नहीं, कोरोना 6 बजे से पहले भी फैलता है। ये नहीं है कि आपके स्कूलों में कोरोना आ रहा है और आपके शादी हाल्स के अंदर नहीं आ रहा, कोरोना शादी हाल्स के अंदर भी आ रहा है। अगर आपने लॉकडाउन लगाना है तो बंद कर दें इस मुल्क को, 15 दिन के लिए मुकम्मल शटडाउन कर दें, या खुदारा फिर लोगों की जान छोड़ें। लोगों के पहले ही हालात बुरे हैं, जो माशियत का हालात आपने किया है, जो लोगों की जेबों का हालात किया है आपने, तो लोगों पर इतना बोझ ना डालें कि वो बर्दाश्त ना कर सकें। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही आपने बात की है अर्शद साहब ने। अर्शद साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अर्शद साहब ने जो बात की कि वाकई कोरोना जो है वो 6 बजे के बाद नहीं फैलता, पहले भी उसके बहुत सारे असरात हो सकते हैं और पीडीएम का आने वाले वक्त में पता चलेगा, आने वाले कुछ दिनों में क्या अहम फैसले होते हैं। ये दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं नहीं आते, इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन आज भी मैं वही बात करूंगी कि आप लोग जो वोट लेके आए हैं, जिस मकसद का वोट था आपके पास कि आप मसाइल की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की, महंगाई की बात करेंगे, बेरोज़गारी की बात करेंगे, आप बिल्कुल उससे हटकर सिर्फ सियासत खेल रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब टाइम है कि आप इस चीज़ पर आएँ, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है साहब बहुत कम टाइम रह गया हुकूमत के पास भी, अभी भी देखिए 2 साल रह गए। अगर अभी भी ये डिलीवर नहीं कर सके तो लोग आइंदा के बाद फिर शायद मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा, फिर लोग शायद सिलेक्टर्स को भी माफ़ ना करें। पीडीएम के अब नेक्स्ट फैसले क्या होंगे वो तो आने वाले कुछ दिनों के बाद हमें पता चलेगा कि आया कि आप एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा आते हैं या नहीं आते। लेकिन मैं आज भी यही बात करूंगी कि आप अवाम की नुमाइंदगी के लिए वोट लेकर असेंबलियों में बैठे हैं, अब बात करें तो अवाम के मसाइल की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें। ये सियासत की गेम से खुदारा बाहर निकलें, क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। लॉकडाउन लगा दिया गया है जिसकी वजह से तमाम कारोबारी ज़िंदगी जो है वो इस वक्त मफलूज होकर रह गई है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपनी होस्ट किरण रुबाब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।